हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से हम +2 इकोनॉमिक्स का 12th मैक्रो लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd चैप्टर का नाम है आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो देखिए, पीछे हमने आपको बताया कि एक इकोनॉमी है, एक देश है, उसको इनकम और प्रोडक्ट के बेस पर 5 जो है भागों में बांटा जाता है। मेनली 4 होते हैं, 4 भाग होते हैं। 5वां जो पार्ट होता है वो उनको जोड़ने वाला होता है। तो 4 पार्ट हमने आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में कि पहला जो सेक्टर होता है वो प्रोडक्शन सेक्टर लिख सकते हैं या हाउस होल्ड सेक्टर लिख सकते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया प्रोडक्शन सेक्टर यानी उत्पादक क्षेत्र। सेकंड है जो वो है परिवार या घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक सेक्टर। थर्ड जो होता है वो है आपका सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर मीन्स शेष विश्व क्षेत्र। तो ये मेन 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक सेक्टर इनके साथ और होता है जिसको हम कहते हैं वित्तीय या बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र यानी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर। ये सभी जो क्षेत्र होते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप जानते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि उन अपने यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों की जो नीड की जो वस्तुएं हैं हम उनको सबको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि एब्रॉड से मंगानी पड़ती है, नहीं फॉरेन से मंगानी पड़ती हैं। और काफ़ी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अदर कंट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए वो कंट्री हमारे देश से भी बहुत सी वस्तुओं को, काफ़ी वस्तुओं को इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स किसी दूसरे देश को बेचना और इंपोर्ट मीन्स किसी दूसरे देश से खरीदना। तो इस दृष्टि से एक इकोनॉमी को 4 भागों में मेनली बांटा, प्रोडक्शन सेक्टर, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सभी जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और एक लास्ट जो होता है फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर, ये सेक्टर ऐसा होता है जो इनको सबको जोड़ने वाला होता है। तो अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट सर्कुलर फ्लो, या मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, कैसे भी कह सकते हैं आप। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ है कि एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों की ओर या एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह तथा मुद्रा के प्रवाह को आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जब 2 कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है और उस दूसरी कंट्री से पहली कंट्री की ओर मनी का फ्लो होता है। यानी मीन्स अगर हमने किसी अन्य कंट्री से कपड़ा खरीदा तो वहाँ कपड़े का फ्लो हमारी कंट्री की ओर हुआ, और हम दूसरे की एयरवेज को यूज कर रहे हैं तो सर्विसेज का फ्लो हुआ, तो हमारी तरफ से उनकी तरफ जो है मनी का फ्लो हुआ। तो आय और उत्पाद का जो सर्कुलर फ्लो है इनकम और प्रोडक्ट का, वो और कुछ नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फ्लो ऑफ मनी को ही हम आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहते हैं।
इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह तथा मुद्रा के प्रवाह को हम आय और उत्पाद का चक्र प्रवाह कहते हैं। दैट क्लियर? ठीक है। यानी इससे अभिप्राय, इट मीन्स इसका जो मतलब होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के यानी एक इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय या वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में होने वाले प्रवाह से है। ये इसका मीनिंग है। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट होता है। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्ट है, इसके जो है कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ कारण होते हैं। वो कारण हम देखेंगे। कारण या सिद्धांत कह सकते हैं आप, प्रिंसिपल्स और कॉजेज। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ और कॉजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट्स। आय और उत्पाद के चक्र प्रवाह के कारण क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। देखिए, मेनली 2 कॉजेज होते हैं, 2 कारण होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट रीजन क्या होता है कि पहला जो रीजन होता है, किसी एक दिशा में होने वाले किसी एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उससे विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। कोरस्पॉन्डिंग टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू वन डायरेक्शन टू अदर, ठीक है। इनवर्सली द फ्लो ऑफ मनी,
यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप मार्केट से कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो मार्केट से आपने कपड़ा खरीदा, क्लॉथ्स खरीदे, तो वहां से कपड़े का फ्लो आपकी तरफ हुआ और कपड़ा जो है एक गुड्स है। इसी तरह आप डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, लॉयर की सर्विस लेते हैं, तो लॉयर या डॉक्टर की सर्विस का फ्लो आपकी तरफ होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां से आपकी तरफ फ्लो हो गया, और लेकिन आपकी तरफ से उसकी ओर मनी का फ्लो होगा। तो एक दिशा में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है मनी का फ्लो होता है। पहला पॉइंट ये है, ये इसका रीजन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, एग्जांपल है जैसे परिवार क्षेत्र से यानी हाउस होल्ड सेक्टर से, परिवार क्षेत्र से कारक यानी कारक 4 होते हैं, भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल और उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप। सेवाओं, सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ प्रवाह के विपरीत दिशा लिख सकते हैं आप, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह साधन भुगतान या साधन कीमत, फैक्टर प्राइस के रूप में, भूमि के लिए लगान या किराया, रेंट कहते हैं, श्रम के लिए मजदूरी, वेज और सैलरी, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी के लिए लाभ। का प्रवाह होता है। समझ में आ गया हुआ है? मीन्स कि देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन चारों का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो परिवार क्षेत्र होता है। यानी एक इंडस्ट्री को और एक प्रोडक्शन यूनिट को ये चारों फैक्टर्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर से प्राप्त होते हैं। तो इस भूमि के रूप में, श्रम के रूप में, पूंजी के रूप में और उद्यम के रूप में इनका फ्लो परिवार से प्रोडक्शन सेक्टर की होता है, की ओर होता है। और प्रोडक्शन सेक्टर से फिर, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर से इनकी सर्विसेज के बदले में रेंट का, वेज का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट का फ्लो जो है डोमेस्टिक सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होता है। फर्स्ट तो यह है। सेकंड जो है, सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कि एक क्षेत्र की जो प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, एक क्षेत्र को, एक क्षेत्र की प्राप्तियां जो होती है वे सदैव दूसरे क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के बराबर होती है।
मीन्स रिसीप्ट ऑफ वन सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट ऑफ अदर सेक्टर। यानी एक क्षेत्र को जितना रिसीव होगा, जो अमाउंट रिसीव होगा, वो हमेशा दूसरे सेक्टर द्वारा जो पेमेंट की जाएगी उसके बराबर होगी। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का कपड़ा लाते हैं, तो आपकी तरफ से एक्सपेंडिचर हुआ 100 रुपीज, और जिसको वो प्राप्त हुई, यानी जो क्लॉथ सेलर है उसको जो है 100 रुपए रिसीप्ट हो गए। यानी आपके एक्सपेंडिचर और उनकी इनकम इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद यदि प्राप्तियां व भुगतान बराबर नहीं है एक दूसरे के, बराबर नहीं है, तो चक्रीय प्रवाह किसी एक या दूसरे बिंदु पर अवश्य रुक जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? Means if receipt and payment are not equal, then circular flow is stopped at any point or other point. Means इसका मतलब है कि आप जितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप जितना कमा रहे हैं, जितनी आपकी रिसीप्ट है, अगर आप वो सारा खर्च नहीं करते, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट उसमें से बचा कर रख रहे हैं। तो जो आप सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया सेव इकोनॉमी में लौट कर नहीं जाता, जो आप सेविंग कर रहे हैं वो दोबारा इकोनॉमी में ना जाने के कारण जो फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो है, वो उसकी गति है, जो स्पीड है, जो है वो कम हो जाएगी या किसी न किसी रूप में रुक जाएगी। मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ कमाते हैं और 10,000 में से केवल 8,000 आप अपने आवश्यकताओं को पूरा करने पर खर्च कर रहे हैं, 2,000 आप सेव कर रहे हैं। तो आपने 10,000 अर्न किया, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना किया? केवल 8,000। 2,000 से जो फ्लो है उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति पूरा का पूरा सेविंग कर लेता है तो वो जो सर्कुलर फ्लो है वो रुक जाता है पूरी तरह से। तो ये दो कॉजेज हैं, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये आपके आते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आय और उत्पाद के चक्र प्रवाह जो है उसके 2 प्रकार से हम स्टडी करते हैं। एक इसमें जो है फर्स्ट तो है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होने वाला प्रभाव, यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहला तो ये होता है, और जो फ्लो गुड्स और सर्विसेज का होता है उसको कहते हैं हम वास्तविक प्रभाव, यानी वास्तविक रियल फ्लो, इसको कहते हैं हम रियल फ्लो।
ये जो होगा आपका रियल फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो सेकंड जो फ्लो है वो है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक या मुद्रा के रूप में होने वाला प्रवाह। इसको हम कहेंगे मौद्रिक प्रवाह यानी मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो तो इस तरह से या मनी फ्लो कह सकते हैं। इस तरह से दो प्रकार का ये फ्लो होता है जो हम इनकम और आउटपुट के सर्कुलर फ्लो में पढ़ रहे हैं। पहला गुड्स और सर्विसेज के रूप में जो फ्लो होता है उसको रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और जो मनी के रूप में जो फ्लो होता है उसको मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। अब इनको हम डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज के रूप में होने वाले प्रवाह। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आय का वास्तविक प्रवाह। यानी रियल फ्लो ऑफ इनकम। रियल फ्लो ऑफ इनकम सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो देखिए जैसा कि आपको अभी बताया कि रियल फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इट मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में होने वाले जो है वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को हम आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। It refers to flow of goods and service in different sector of an economy. जैसे फॉर एग्जाम्पल परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई जो परिवार क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है उत्पादन के कारकों की सेवाओं का प्रवाह
सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। ये इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लो फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर and flow of produce goods and service by production sector to household sector। ये सब आप देख रहे हैं कि यहाँ कारकों की सेवाएं दे रखा है, सर्विसेज दे रखा है, यहाँ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है। तो हमने आपको बताया यहाँ कि रियल फ्लो क्या होता है, वस्तुओं के रूप में, गुड्स के रूप में या सर्विसेज के रूप में जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो को इंडिकेट करता है। इट इज क्लियर? इट इज इसमें इसके बाद ये 4 मार्क्स का आता है आपका 4 नंबर का। इसके बाद इट इज एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फिगर। एक फिगर इसमें बनाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ अजम्पशंस लिखेंगे। क्या अजम्पशन लिखेंगे कि इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर हैं। There are 2 sectors only in economy, क्योंकि 2 सेक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम इसको। तो केवल 2 सेक्टर हैं, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट का जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। थर्ड, इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। इस तरह से 3 अजम्पशंस आप इसके लिखेंगे और उसके बाद एक फिगर बनाएंगे जो है, जैसे देखिए यहाँ पर एक 2 राउंड सर्कल बनाएंगे आप और यहाँ लिखेंगे परिवार क्षेत्र, और यहाँ लेंगे उत्पादक क्षेत्र या फर्म सेक्टर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सेक्टर इस सेक्टर को प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विस। क्या देता है? साधन सेवाएं। साधन सेवाएं ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसको। साधन सेवा में क्या, ये है इसको लैंड यानी भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी और उद्यम, ये 4 चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये सर्विसेज है। इन चारों फैक्टर्स की हेल्प से ये प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, यानी वस्तुएं बनाता है। और वो वस्तुएं गुड्स कौन खरीदता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो गुड्स का फ्लो इसकी तरफ से इधर की तरफ हो गया। ये एरो से आप दिखाएंगे कि ये चीजें यहां जा रही हैं और ये चीजें यहां आ रही हैं, और यहां लिखेंगे आप वस्तुएं एवं सेवाएं। गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही हमने आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की ओर लैंड, वेज, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो फैक्टर्स सर्विसेज के रूप में जो फ्लो होता है, और प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, इट्स रियल फ्लो। इसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वास्तविक प्रवाह ये रियल फ्लो है इनकम। ये फर्स्ट हो गया आपका। देखिए
इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड की। फर्स्ट कंप्लीट हुआ आपका रियल फ्लो। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है। सेकंड है मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? बी पार्ट सेकंड, आय का मौद्रिक प्रभाव। ये क्या है? इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले मुद्रा के प्रवाह से है। Means it refer to flow of money in different sector of economy। यानी एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के बीच में जो मनी का फ्लो होता है उसको मनी फ्लो कहते हैं। जैसे परिवार क्षेत्र द्वारा ठीक है प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में साधन कीमत के रूप में, साधन कीमत किस किस रूप में? लगान या किराया कह सकते हैं आप, मजदूरी, ब्याज और लाभ, यानी इस रूप में होने वाला मुद्रा का प्रवाह तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उपभोग व्यय के रूप में होने वाला मुद्रा का प्रभाव मौद्रिक प्रवाह को दर्शाता है।
समझ में आ गया वो? यानी मनी मॉनेटरी फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ मनी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउसहोल्ड सेक्टर, और फ्लो ऑफ मनी in form of consumption expenditure from household sector to production sector is so indicate the real flow. It is clear? It is explained by following figure. और इसमें भी assumptions लेंगे कि केवल दो ही क्षेत्र हैं, producer sector और household sector. They are interdependent to each other. There is no government intervention in or interference in economic activities or economies and closed economy. उसी तरह से देखिए, टू सेक्टर आपने ले लिए, ये परिवार क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, और ये प्रोडक्शन सेक्टर यानी उत्पादक क्षेत्र. देखिए, अभी आपने देखा कि इस सेक्टर ने इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की, तो इसके बदले में इसने साधन भुगतान, साधन कीमत की पेमेंट की, यानी फैक्टर प्राइस. इस यहां से इसकी और फैक्टर प्राइस आएगा. किस रूप में? रेंट के रूप में, यानी जिसको हम लगान, उसके बाद मजदूरी, ब्याज और लाभ, इन चार रूपों में मनी का फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर. इन ये गुड्स को प्रोड्यूस करती है, वो प्रोडक्शन कौन खरीद लेता है? परिवार से, हाउस होल्ड सेक्टर. तो इसके बदले में इन्होंने पेमेंट करनी होती है. तो यहां से इस और जो है उपभोग व कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की ओर होता है, और ये कहलाता है मौद्रिक प्रवाह. मौद्रिक प्रवाह. ये आपके जो है रियल फ्लो ऑफ इनकम और मनी फ्लो ऑफ इनकम या मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम जो है आपको बताया. इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक. देखिए, अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट को जो हम स्टडी करते हैं वो 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो ये जो मॉडल्स हैं ये हम दो क्षेत्रीय मॉडल, इस तरह अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे. फर्स्ट तो, सेकंड 3 क्षेत्रीय मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, और थर्ड है 4 क्षेत्रीय मॉडल. ये हम 3 जो है स्टडी करेंगे. यानी सर्कुलर फ्लो मॉडल है जो वो 2 सेक्टर में भी होता है, 3 सेक्टर में भी होता है, 4 सेक्टर में भी होता है. तो वो हम अब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर मॉडल. तो जैसा कि हमने बताया कि 4 सेक्टर होते हैं. फर्स्ट हमने बताया आपको उत्पादक क्षेत्र यानी प्रोडक्शन सेक्टर,
सेकंड हमने आपको बताया परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। थर्ड आपको बताया सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ बताया शेष क्षेत्र। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान करेंगे आप कि बेटा देखिए, सबसे पहले टू सेक्टर मॉडल लेते हैं। टू सेक्टर मॉडल में केवल इन दो को इंक्लूड करेंगे। थ्री सेक्टर मॉडल में इन तीन को इंक्लूड करेंगे और फोर सेक्टर मॉडल में सभी को इंक्लूड करेंगे। टू सेक्टर, इसमें दो क्षेत्रीय, टू सेक्टर, तीन क्षेत्रीय और चार क्षेत्रीय। दो क्षेत्र में दो, तीन और चार। इधर क्लियर? इसलिए इनका जो सीरीज है, क्रम है, सीरियल है, वो बहुत ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड का चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड को आप फर्स्ट की या सेकंड की जगह पर नहीं ला सकते। क्लियर? और फोर्थ को तो बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता। तो फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया जा सकता है, फर्स्ट की जगह सेकंड और सेकंड की जगह फर्स्ट लिखा जा सकता है, लेकिन थर्ड को फर्स्ट या सेकंड के स्थान पर आप नहीं लिख सकते। इसके बाद देखिए, जब तक टू सेक्टर और थ्री सेक्टर है उस टाइम तक ये एक बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। और जैसे ही आपकी चार सेक्टर हो जाते हैं तो ये खुली अर्थव्यवस्था हो जाती है, यानी ओपन इकोनॉमी, ओपन, और ये क्लोज। इन दोनों में क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी दैट इकोनॉमी which have no economic relation to other countries। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका अन्य देशों से कोई भी आर्थिक संबंध नहीं होता। देयर इज नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टू अदर कंट्रीज और फ्रॉम अदर कंट्रीज। ना तो वो उनका कोई एक्सपोर्ट होता दूसरे देशों में, ना इंपोर्ट होता है। और आज वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी नहीं है, यानी सारी इकोनॉमी ओपन है, हर एक देश दूसरे पर डिपेंडेंट है। ओपन इकोनॉमी क्या है? दैट इकोनॉमी व्हिच हैव इकोनॉमिक रिलेशंस टू अदर कंट्रीज और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दूसरे देशों से करते हैं। तो इसी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर का मतलब फॉरेन सेक्टर, यानी विदेश, दूसरी कंट्री। तो अब इनको हम स्टडी करेंगे टू सेक्टर मॉडल में, थ्री सेक्टर मॉडल में, फोर सेक्टर मॉडल में। इधर क्लियर? सबसे पहले हम आपको थोड़ा उल्टा बताएंगे, फोर सेक्टर मॉडल बताएंगे, उससे आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं फोर सेक्टर मॉडल की, उससे टू सेक्टर और थ्री सेक्टर को समझने में इजी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ उत्पाद नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, केवल इनकम है। तो केवल इसमें मनी के ट्रांजैक्शंस को लेंगे, गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस को नहीं लेंगे। ठीक है? जैसे देखिए, फोर सेक्टर मॉडल, तो हम लिख रहे हैं इनकम का सर्कुलर फ्लो फोर सेक्टर मॉडल, चार क्षेत्रीय, लिख देते हैं चार क्षेत्रीय मॉडल। इसको पहले कराने का मेन मोटिव ये है कि आपको सारे सेक्टर्स इजीली समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ये आपका परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, और एक सेक्टर आपका यहां आ गया उत्पादक क्षेत्र, प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है? अब मान लीजिए हम चलते
हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, क्योंकि 4 सेक्टर हम पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस 4 सेक्टर को समझाने से पहले 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर पर तब जाएंगे। 2 सेक्टर देखिए, ये सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये जो वाला सेक्टर है, ये सेक्टर इसको प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विस। क्या क्या? साधन सेवाएं, साधन सेवाएं यानी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सी? भाई भूमि यानी लैंड प्रोवाइड कराता है, श्रम लेबर प्रोवाइड कराता है, पूंजी कैपिटल प्रोवाइड कराता है, और उद्यम यानी इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराता है। इसके बदले में यहां से, इसके बदले में यहां से इसकी तरफ क्या आता है? यहां से इसके बदले में आता है साधन आय, साधन कीमत कह लो, भुगतान कह लो, या साधन आय। साधन आय फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के रूप में मनी का फ्लो इधर होता है, ठीक है। फिर ये सेक्टर जो है, ये जो सेक्टर है, इन 4 फैक्टर्स की हेल्प से गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो इस और वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो होता है। वस्तुएं यानी गुड्स और सर्विसेज, सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो वहां से यहां होता है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए ये सेक्टर इस सेक्टर को कुछ पेमेंट करता है, और वो क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से डोमेस्टिक सेक्टर की तरफ होता है, ठीक है। फिर एक सर्कल बीच में आता है और इसको कहते हैं बैंकिंग क्षेत्र। आपको फिफ्थ बताया था मैंने, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये दोनों ही सेक्टर सेविंग करते हैं, तो ये भी सेव करता है और ये भी सेव। हम और आप जो सेविंग करते हैं वो कहाँ डाल देते हैं? बैंक में। तो यहाँ लिख देते हैं बचत, सेविंग, और ऐसे ही यहाँ पर सेविंग। एक जगह हिंदी में लिख देता हूँ, एक जगह इंग्लिश में, ठीक। बचत दोनों हम यहाँ डाल देते हैं। हमें गाड़ी खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए पैसे, मनी की नीड होती है, तो हम किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं। तो बैंक से पैसे का फ्लो इस तरफ हुआ, मनी का फ्लो किस रूप में? उधार या ऋण, उधार या ऋण के रूप में मनी का फ्लो यहाँ होता है। यानी इसको हम कहते हैं बोरोइंग्स, बोरोइंग या लोन के रूप में मनी का फ्लो इधर होता है। देखिए ये आपका 2 सेक्टर मॉडल है पूरा, क्लियर। तो इसमें आपने लिखना क्या है कि भाई इकोनॉमी में केवल 2 सेक्टर हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सरकार का कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई इंटरवेंशन नहीं है। इसके बाद जो है परिवार, हाउस होल्ड सेक्टर है जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन सेक्टर को। और उसके बदले में फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम किस रूप में? भूमि के बदले में लगान या किराया, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, और उद्यम के बदले में लाभ के रूप में मनी का फ्लो इधर होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर सर्विसेज की सहायता से गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। वो प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर खरीद लेता है, गुड्स और सर्विस, और उसके बदले में जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर देता है। देखिए ये 2 सेक्टर मॉडल। लेकिन हम बात कर रहे हैं
इनकम का है, इनकम का, इसलिए इसमें जो बाहर वाला सर्कल है वो आप शो नहीं करेंगे। यानी ये जो फैक्टर सर्विस ये चीजें दिखा रखी है, ये लास्ट वाली रियल फ्लो जिसको हम कहते हैं, इसको मैं डॉट पे डाल देता हूँ। जो रियल फ्लो है, डॉटेड जो सर्कल है ये आप नहीं दिखाएंगे रियल फ्लो में, ये वाला। ये नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये 2 सेक्टर मॉडल हो गया। 3 सेक्टर मॉडल में क्या आएगा? 3 सेक्टर मॉडल में एक तीसरा सेक्टर और जुड़ जाता है और वो है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, सरकार भी क्या करती है? सरकार भी सेविंग करती है, वो कहाँ डाल देती है? बैंक में डाल देती है। यहाँ पर बचत, सरकार बचत कहाँ डाल देती है? बैंक में डाल देती है। सरकार को भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बोरोइंग्स की जरूरत होती है, तो सरकार कहाँ से लेती है? सरकार भी उधार ले लेती है, किससे? बैंक से। इधर क्लियर, समझ में आ गया हो? इसके बाद देखिए, सरकार हम पर टैक्स लगाती है। हमने आपको बताया केवल इस सारे उसमें मनी को दिखाएंगे, ठीक है। यानी 2 सेक्टर मॉडल जो है उसमें हमने आपको ये बताया है बाहर वाला, लेकिन 3 सेक्टर, 4 सेक्टर और 2 सेक्टर में नहीं बनाएंगे। इसके बाद तो देखिए, सरकार हम पर टैक्स लगाती है, यानी परिवारों पर टैक्स लगाती है, और सरकार प्रोडक्शन पर भी टैक्स लगाती है। हम पर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो सरकार को हम पे करते हैं क्या? डायरेक्ट टैक्स। सरकार हम पर टैक्स लगाती है तो हम पे करते हैं सरकार को डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम सरकार को देते हैं। ये एरो लगा दिया। हम सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते हैं। सरकार को ये सेक्टर भी टैक्स देता है, लेकिन ये कौन सा टैक्स देता है? ये इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर देते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। फिर सरकार को हमने टैक्स दे दिया, टैक्स के रूप में मनी का फ्लो हमारी ओर से सरकार की ओर, और प्रोडक्शन सेक्टर की ओर से सरकार की ओर। इसके बाद है सरकार जो है हमें कुछ सहायता करती है, हमें भी कुछ देती है, तो हमें सरकार क्या देती है? हस्तांतरण आय। सरकार से हमें क्या मिलता है? हस्तांतरण आय एंड ट्रांसफर इनकम। छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, यानी स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट परिवारों को। अभी बच्चों का रिजल्ट आया तो सरकार अभी कुछ दिन में अनाउंस करेगी, स्कॉलरशिप देगी। ओल्ड एज पेंशन देती है सरकार में हमारे बुजुर्गों को। विडो पेंशन देती है परिवारों में, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देती है। तो बेरोजगारी भत्ता, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप के रूप में मनी का फ्लो गवर्नमेंट से हमारी ओर होता है। सरकार इन्हें भी कुछ देती है। इन्हें क्या देती है सरकार? इन्हें सरकार देती है आर्थिक सहायता। इसको कहते हैं सब्सिडी। सरकार प्रोडक्शन सेक्टर को देती है सब्सिडी। सरकार प्रोडक्शन सेक्टर को देती है सब्सिडी। इसके बाद सरकार, देखिए, सरकार को अपना काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए और अदर बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। रोड़ी, सीमेंट, क्रेशर, ईंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सारी, ये कहां से खरीदती है सरकार? प्रोडक्शन सेक्टर से।
लोहा, लकड़ी, क्रेशर, सीमेंट, इनको शो नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया रियल फ्लो वाले को, जो लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग है, उसको शो नहीं करते, लेकिन सरकार इसके बदले में पेमेंट करती है। पेमेंट के रूप में मनी का फ्लो गवर्नमेंट सेक्टर से किस होता है, तो यहां लिखेंगे सरकारी उपभोग व्यय, यानी सरकारी खर्च के रूप में मनी का फ्लो इधर हो गया। इसके बाद 3 सेक्टर आपका कंप्लीट हो गया। इधर क्लियर? जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे लिखना। अब 4th सेक्टर में यहां आ जाएगा। ये कौन सा सेक्टर था? शेष विश्व क्षेत्र, यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, शेष विश्व क्षेत्र। देखिए, हम अन्य कंट्रीज से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो रियल फ्लो हो जाएगा, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, माल बेचते हैं, तो पैसा आता है। तो प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जो है मनी का फ्लो होगा, और किस रूप में होगा? निर्यात प्राप्ति, यानी इसको आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट रिसीव। एक्सपोर्ट रिसीव के रूप में मनी का फ्लो हमारी तरफ होगा। हम इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करेंगे, तो मनी का फ्लो इधर होगा। इसको कहेंगे आयात भुगतान, यानी इंपोर्ट पेमेंट। इंपोर्ट पेमेंट के रूप में मनी का फ्लो इधर क्लियर? इसके बाद देखिए, हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, फॉरेन में जाकर रह रहे हैं, वहां अर्न कर रहे हैं, उनके लोग भी यहाँ अर्न कर रहे हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो फिर वहां से फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं। फैक्टर इनकम मतलब लेबर का काम कर रहे हैं, वहाँ मालिक हैं, ओनरशिप के रूप में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ऐसे वो लोग भी यहाँ, दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम होता है, और हम ये मान लेते हैं कि हमें ज्यादा मिलता है। तो यहाँ शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय के रूप में हमें रिसीव्ड होती है शेष विश्व। ऐसे ही क्या होता है कि जब एक देश पर कोई समस्या आती है, विपत्ति आती है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की कोई बीमारी आ गई, तो एक देश दूसरे देश की हेल्प करता है, ट्रांसफर पेमेंट जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी आते रहते हैं विदेशी, हमारी हेल्प करते हैं, हम फॉरेनर्स जिन मित्र देशों से हमारे रिलेशंस हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी हेल्प ज़्यादा होती है, हम जो करते हैं उनकी हेल्प और वो हमारी करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं हमारी ज़्यादा हेल्प होती है। तो उस रूप में हमारी तरफ फॉरेन कंट्रीज से मनी का फ्लो होता है, और वो किस रूप में होता है? शुद्ध हस्तांतरण आय, यानी मनी का फ्लो नेट ट्रांसफर इनकम के रूप में फॉरेनर से हमारी ओर होता है। तो बेटा ये आपका 4 सेक्टर मॉडल होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जब 2 सेक्टर मॉडल आएगा तो आप बताएंगे केवल 1, 2 और तीसरा ही बस। तो लिखेंगे कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है, और उसके बदले में फैक्टर इनकम जो है आपका किराया, रेंट, वेज और इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में मनी का फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूम करता है, और उसके बदले में कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की ओर होता है। बोथ द सेक्टर्स आर सेव्ड सम इनकम, दोनों ही सेक्टर अपनी आय का कुछ भाग बचाते हैं एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, और बैंक में जमा कर देते हैं। सो इन फॉर्म ऑफ सेविंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर टू बैंकिंग सेक्टर। तो सेविंग के रूप में जो है मनी का फ्लो हाउस होल्ड से और प्रोडक्शन सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर पे होता है।
and both the sector need borrowings और loans to fulfill their wants. दोनों ही सेक्टर्स को, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए मनी की आवश्यकता होती है और लोन की आवश्यकता होती है. दे टेक लोन फ्रॉम बैंक और बैंक से लोन लेते हैं, तो मनी का फ्लो बैंक से हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर की ओर होता है. ये 2 सेक्टर हो गए. अब 3 सेक्टर में क्या लिखेंगे? 3 सेक्टर में ये इंक्लूड था, ये नहीं था. 3 सेक्टर में आप लिखेंगे कि भाई इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं और इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है. सरकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेरेंस होता है, ठीक है. और जो है ऑल द 3 सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. तीनों सेक्टर जो है इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है. हाउस होल्ड सेक्टर के रिसीप्ट क्या क्या है वो लिख देंगे. पहले लिखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर जो है डिफरेंट सेक्टर से निम्न फॉलोइंग रिसीप्ट करता है, पेमेंट करता है. पहले रिसीप्ट लिखेंगे, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे. रिसीप्ट में जितने भी एरो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हैं उनको लिख देंगे. जैसे एक तो फैक्टर इनकम जनरेट रिसीव की, ट्रांसफर इनकम रिसीव की, यहाँ से बोरोइंग्स रिसीव की, और ठीक है, और यहाँ से फैक्टर इनकम जनरेट रिसीव कर ली. अब पेमेंट, उसके बाद आप पेमेंट बता देंगे कि इन्होंने पेमेंट किस किस को की. जैसे कि इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी का फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर की ओर हुआ, और डायरेक्ट टैक्स के रूप में मनी का फ्लो गवर्नमेंट की तरफ हुआ, और सेविंग के रूप में जो है बैंकिंग की ओर हुआ. इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर उसके बाद सेकंड नंबर पाएंगे. इसकी रिसीप्ट क्या है और पेमेंट्स क्या है. जितने भी एरो इसकी ओर हैं वो इसकी रिसीप्ट होंगी, और जितने भी एरो इसकी तरफ से निकल रहे हैं, जैसे पेमेंट करता है, पहले इसको क्या पेमेंट करता है? फैक्टर इनकम के रूप में, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. गवर्नमेंट को क्या करता है? इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है. और जो है इसको क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेमेंट करता है, ठीक है. और मनी सेविंग के रूप में बैंकिंग को की और मनी का फ्लो होता है. इसकी पेमेंट कौन कौन सी है? रिसिप्ट कौन कौन सी है? रिसिप्ट ये जो है सब्सिडी प्राप्त करता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव कर रहा है, ठीक है. और यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव कर रहा है, यहाँ नेट एक्सपोर्ट रिसीप्ट प्राप्त कर रहा है. इसके बाद फोर्थ सेक्टर आ जाता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर. इसकी रिसीप्ट और पेमेंट क्या है? इसको रिसीव क्या है? रिसीव है इसकी एक्सपोर्ट रिसीप्ट, सॉरी इसकी रिसीव क्या है? इंपोर्ट जो है रिसीप्ट हो गई, ठीक है. इसकी पेमेंट क्या है? नेट ट्रांसफर इनकम देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, नेट फैक्टर इनकम देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और नेट एक्सपोर्ट पेमेंट करता है प्रोडक्शन सेक्टर को. ये 4 सेक्टर, ठीक है. इस तरह से आप इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे. इधर क्लियर. लेकिन अगर इसी को एक बड़े उसमें हम बनाएं, आपको शायद समझ में आ गया होगा. एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं. देखिए 2 सेक्टर, यहाँ पर आपका यहाँ परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड, यहाँ उत्पादक क्षेत्र, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, और यहाँ शेष क्षेत्र. ये 4 सेक्टर्स हैं आपके, ठीक है बेटा. उसके बाद देखिए यहाँ एक बीच में हम लेते हैं बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर केवल इनको जोड़ने वाला है, फाइनेंस सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले 2 सेक्टर वाले पे, ये सेक्टर इसको पे करता है साधन कीमत, फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस देता है,
किस रूप में आपको बताया, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये फैक्टर। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये सेक्टर इस सेक्टर को पेमेंट करता है इस रूप में, उपभोग यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट क्लियर? दोनों सेक्टर सेविंग करते हैं, तो सेविंग के रूप में मनी का फ्लो इस तरह होता है, बचत। यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं सेविंग। दोनों सेक्टर्स को नीड होती है मनी की, तो मनी का फ्लो इधर से इधर, तो यहाँ उधार या ऋण, यानी मनी का फ्लो इधर होता है, यानी बोरोइंग्स और लोन के रूप में मनी का फ्लो इधर हुआ। ठीक है, ये सेक्टर भी सेविंग करता है, तो मनी का फ्लो इधर हुआ। इस सेक्टर को भी नीड होती है मनी की, तो उधार के रूप में मनी का फ्लो इधर हुआ। क्लियर? ये सेक्टर इस सेक्टर को टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये सेक्टर इस सेक्टर से प्राप्त करता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ये गवर्नमेंट सेक्टर इसको देता है ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण आय प्राप्त होती है सरकार से। इसको सरकार से प्राप्त होती है आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। सरकार कंजम्पशन भी करती है, तो सरकार को कंजम्पशन के रूप में मनी का फ्लो इधर करना होता है, सरकारी उपभोग व्यय के रूप में मनी का फ्लो उधर हुआ। देखते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन सेक्टर एक्सपोर्ट करता है, तो प्रोडक्शन सेक्टर को एक्सपोर्ट रिसीट यानी निर्यात प्राप्ति होती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। इसको इंपोर्ट इससे करता है तो पेमेंट भी करनी होती है, आयात भुगतान यानी जिसको कहेंगे हम इंपोर्ट पेमेंट। इस सेक्टर से इस सेक्टर को शुद्ध हस्तांतरण आय, शुद्ध साधन आय पहले लिख लीजिए, साधन आय प्राप्त होती है और साथ में इसको शुद्ध हस्तांतरण आय प्राप्त होती है। ये आपका 4 सेक्टर मॉडल है पूरा कंप्लीट। इज दैट क्लियर? इसमें सभी चीजें आ गई हैं। अब इसमें हमने जो बाहर वाला सर्कल है वो नहीं बनाया, तो मनी फ्लो में जो है इनकम एंड प्रोडक्शन फ्लो, सर्कुलर फ्लो, तो प्रोडक्शन नहीं था इसमें, मनी फ्लो या इनकम फ्लो ऑफ इनकम फ्लो मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। अच्छा, इसमें 5th जो पॉइंट था वो आपका क्या एक इकोनॉमी को अब भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर इसको रखेंगे, सेकंड पर इसको रखेंगे, थर्ड पर इसको रखेंगे और फोर्थ पर इसको रखेंगे। अब बात आती है इसकी, मैंने कहा कि इसको इंक्लूड नहीं करते, सेक्टर 4 ही होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी में, बैंकिंग सेक्टर इन सबको
जोड़ने वाला होता है, इसलिए पांचवा नहीं कहते इसको। लेकिन इसका वर्णन जो एक्सप्लेनेशन देंगे कि बैंकिंग सेक्टर ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी सेव सम मनी फ्रॉम हिज इनकम, कुछ अपनी आय का कुछ भाग बचत करते हैं, इन फॉर्म ऑफ सेविंग के रूप में, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर टू बैंकिंग सेक्टर भी होता है, और ऑल द सेक्टर नीड बोरोइंग और लोन, सभी सेक्टर को बोरोइंग्स और लोन की आवश्यकता होती है, इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और लोन, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम बैंकिंग टू परिवार हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर और टू गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। ये 4 सेक्टर्स का आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक का हमारा जो है चक्रीय प्रवाह मॉडल में आय की वापसी तथा समावेश, ठीक है। आय की वापसी को कहते हैं लीकेज, ये जो है ये है लीकेज, एंड ये है आपका इंजेक्शन। लीकेज एंड इंजेक्शन ऑफ इनकम इन सर्कुलर फ्लो मॉडल। चक्रीय प्रवाह मॉडल में लीकेज और इंजेक्शन क्या है? देखिए पहले है वापसी क्या है, वापसी यानी लीकेज क्या होती है। लीकेज क्या है? लीकेज का मतलब होता है उस आय से जिसको बचाकर रख लिया गया है, सेव करके रख लिया गया है, और जिसे इनकम फ्लो में बैक नहीं किया जाता, वापस नहीं भेजा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके पिताजी जहां भी जॉब करते हैं वहां से अर्न करके लाते हैं, और वो जितना भी अर्न करते हैं, मान लीजिए 20,000 अर्न करते हैं, और अगर उसको पूरे को खर्च ना करें तो उन्होंने इकोनॉमी से कमा तो लिया, अर्न तो कर लिया, लेकिन वो पूरा इकोनॉमी में वापस ले, मान लीजिए उसमें से 5,000 वो सेव कर लेते हैं, तो इकोनॉमी से उन्होंने अर्न किया 20,000, लेकिन जो इकोनॉमी में दोबारा से जो गया वो गया 15,000, यानी 5,000 रुपए इकोनॉमी में दोबारा नहीं गया। तो जो 5,000 रुपए है उसको हम कहेंगे लीकेज ऑफ इनकम, यानी आय की वापसी। इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट बैक इनटू सर्कुलर फ्लो, जो कि वापस नहीं जाता, और विच इज सेव्ड, जो कि बचाकर रख लिया। आप जानते हैं कि एक इकोनॉमी के जितने भी भाग होते हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर है, हाउस होल्ड है, ये सारे सेक्टर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर, हर एक की नीड दूसरे से पूर्ण होती है। आप मान लीजिए कपड़े बनाते हैं, हो सकता है आप जूते किसी और से खरीद रहे हो, ठीक है। तो जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, बेचते हैं, तो इंटरडिपेंडेंसी हमारी एक दूसरे पर ज्यादा होती है। तो हर आदमी किसी से कमा रहा है, तो फिर किसी चीज पर वो खर्च भी कर रहा है,
बहुत सी चीजें आप बनाते होंगे, उससे आपको इनकम होती है, लेकिन बहुत सी चीजें आप बाहर से खरीदते हैं, तो वो जो इनकम आपके पास आई थी वो एक्सपेंड हो जाती है। आपके पिताजी कमा कर लाते हैं, वो सारा ऐसा नहीं है कि सारा इकट्ठा करके रख लिया, सेव करके रख लिया, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने पर, परिवार की नीड को फुलफिल करने पर खर्च कर दिया जाता है। एक आदमी जीवन में अगर खर्च ना करे तो उसके पास बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये एक बिहेव होता है, व्यवहार होता है कि जो हम कमाते हैं वो खर्च भी करते हैं, तो कहता है कि जो लीकेज है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ये आय का वो भाग है विच इज नॉट स्पेंड, ठीक है, इन सर्कुलर फ्लो, जो कि चक्रीय प्रवाह में खर्च नहीं की जाती है। तो यहाँ लीकेज, these are those variables, flow variable which have a negative impact, लीकेज का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, लीकेज का यानी प्रोडक्शन प्रोसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट। वे प्रवाहचर, those flow variables which have, जिनका उत्पादन की प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसमें जैसे बचत, सेविंग, क्लियर, आयात, इंपोर्ट, और टैक्स, कर, सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, ये 3 वेरिएबल हैं जो लीकेज का काम करते हैं। देखिए, सेव कर लेंगे, आपने जितना कमाया वापस नहीं खर्च किया, तो जितना आप सेव करेंगे उससे इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन में जो मनी जानी चाहिए थी वो नहीं चाहिए, उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। जो इंपोर्ट कर लेते हैं वो पैसा आपका देश से बाहर चला गया, वो आपका नहीं रहा, आपकी इकोनॉमी में ही नहीं रहा, तो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। टैक्स, सरकार को जो आप टैक्स के रूप में पे कर देते हैं वो भी आपका खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह समावेश, समावेश क्या है जी, ये इंजेक्शंस होते हैं, तो कहते हैं इंजेक्शन। वे प्रवाहचर, दोज वेरिएबल्स जिनका उत्पादन प्रक्रिया पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, those flow variables which have a positive impact on production process, ठीक है। आय का समावेश, आय में होने वाली इंक्रीज होती है, इंक्रीजमेंट होती है, वृद्धि होती है, जो सर्कुलर फ्लो से बाहर से किसी और ढंग से होती है। मीन्स आपकी इकोनॉमी में जो पैसा चल रहा है, अगर कहीं और से इसमें कुछ एडिशनल जो मनी लग जाती है, तो वो जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, तो उसको हम इंजेक्शन कहेंगे। इसके भी वेरिएबल्स हैं, जैसे इसका अपोजिट होता है उपभोग यानी कंजम्पशन, इसका हो गया निर्यात यानी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से भी पैसा आएगा, ठीक है। और निवेश, इन्वेस्टमेंट, तो 3 वेरिएबल होते हैं जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। समझ में आ गया होगा।
इज दैट क्लियर? तो देखिए मान लीजिए इकोनॉमी है, जहां बताते हैं वो, ये मान लो एक इकोनॉमी है, कुछ वेरिएबल्स इसमें एनर्जी का काम करते हैं, कुछ वेरिएबल्स इसकी एनर्जी को घटा देते हैं। जो इसकी एनर्जी को घटा देते हैं वो कहलाते हैं लीकेज, और जो इसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं इंजेक्शन। ठीक है, लीकेज कौन कौन से हैं? बचत, कर और आयात। ये कौन कौन से हैं? उपभोग, निवेश और निर्यात। ये होते हैं। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है 6th कंसेप्ट, आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व। आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल लिख लीजिए आप बेशक, के अध्ययन का महत्व। तो सर्कुलर इंपोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो मॉडल है उसका जो सबसे पहले पहला जो है परस्पर निर्भरता का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है। सेकंड जो है पॉइंट है वो है समावेश में वापसी। समावेश, इसको हिंदी में भरण कहते हैं, तथा वापसी इसको हिंदी में क्षरण कहते हैं, की पहचान। मीन्स आइडेंटिफिकेशन of injection and leakages। थर्ड है जो आपका वो है राष्ट्रीय आय का अनुमान। मीन्स estimation of national income। एंड द लास्ट है समष्टि चरों का तुलनात्मक महत्व।
रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। ये 4 इंपॉर्टेंसेस। देखिए, सबसे पहला है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, यानी जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है उससे हमें ये नॉलेज होती है कि हाउ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हाउ प्रोडक्शन सेक्टर डिपेंडेंट ऑन हाउसहोल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, हाउ गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन सेक्टर और हाउसहोल्ड सेक्टर। तो with the help of circular flow model we know the interdependency between different sectors. Is that clear? Second, लीकेज और इंजेक्शन जो वेरिएबल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन। इट सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प अस टू आइडेंटिफिकेशन इंजेक्शन और लीकेज वेरिएबल्स। इसकी सहायता से हम ये जान पाते हैं, हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन कौन से वेरिएबल्स वो हैं जो एक देश की इकोनॉमी के प्रोडक्शन प्रोसेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, अर्थात कौन कौन से वेरिएबल्स लीकेज वेरिएबल हैं, कौन कौन से इंजेक्शन वेरिएबल हैं। इसके बाद है नेशनल इनकम का मेजरमेंट या अनुमान लगाना। हम जानते हैं नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम रेंट, वेज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का सम होती है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है ये हमें हेल्प करता है कि जो नेशनल इनकम है उसको वो जो है वो कैसे जनरेट होती है, ठीक है, और उसको किस प्रकार से डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। एंड द लास्ट मैक्रो वेरिएबल्स जो है रिलेटिव सिग्निफिकेंस, यानी मैक्रो वेरिएबल्स की किस मैक्रो वेरिएबल का कितनी इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। यानी ये मॉडल डिफरेंट जो मैक्रो वेरिएबल हैं, चाहे वो नेशनल इनकम है, चाहे सेविंग है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, इनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस को शो करता है और इससे जो इकोनॉमिक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और इसका एक लास्ट टॉपिक जो है आपका हो रहा है कि व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो मॉडल शो। सर्कुलर फ्लो मॉडल है जो क्या शो करता है, ये एक टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में, ठीक है, प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज के बारे में, के मूल्य के बारे में हमें बताता है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक वर्ष में ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रॉफिट, रेंट, वेज और इंटरेस्ट के रूप में कितनी इनकम जनरेट हुई, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम सदैव जो है वो गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर होती है, मूल्य के बराबर होती है। और यानी नेशनल प्रोडक्शन हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वस्तुओं और सेवाओं, अर्थव्यवस्था में जो सभी वस्तुएं हैं वो एट लास्ट खरीद ली जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार एक्सपेंडिचर ऑलवेज इक्वल टू इनकम, यानी आय हमेशा व्यय के बराबर होती है। तो ये कुछ जानकारी हमें मिलती हैं। थैंक्स।